मेरी एक फ्रेंड है, उसके बेटे को जिसकी उम्र कोई 5 साल के करीब है, उसको चश्मे का नंबर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया -3। अब उसको ऐसा लगता है कि बच्चे को चश्मा अगर लगवाऊंगी तो उसका नंबर बढ़ता चला जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में नंबर उसी स्पीड से। हमारे पास जितने बच्चे माइनस में मायोपिया लेके आ रहे हैं वो काफी ज्यादा है पैंडेमिक से पहले जितने आते थे। सबसे सिंपल और सबसे सेफ तरीका तो मैं चश्मा ही मानता हूँ, क्योंकि हैसल फ्री है। तो जो विट्रस जेली है अगर वो पानी की कंसिस्टेंसी में हो जाएगी तो दैट विल लीड टू फ्लोट। बट आपको ध्यान में ये चीज रखनी है कि कोई भी आंख की सर्जरी, खासकर रेटिना की सर्जरी जैसे कि फ्लोट्रेक्टमी में कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है। ऑनसेट फ्लोटर्स मतलब एकदम से ये काले धब्बे बढ़ जाएं, इसका इंडिकेशन दूसरा भी हो सकता है कि ये पर्दे में कोई छेद हो। ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें भर्ती की जरूरत नहीं पड़ती और इसमें कोई पट्टी भी नहीं होती, कोई टाका भी नहीं लगता, कोई इंजेक्शन भी नहीं लगता। सिंपल एक ड्रॉप डलती। बीमारी को हम बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। ये एक इमरजेंसी है, ये एक मेजर बीमारी है। आपको लगेगा कि मुझे आधा दिख रहा है, आधा साफ दिख रहा है, आधा धुंधला दिख रहा है। ये आपको ऐसा लगेगा कि मेरे आंख के सामने एक पर्दा सा। नमस्कार। 2019 में WHO ने पहली बार वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन विजन जारी की। इसके अनुसार दुनिया में करीब 220 करोड़ लोग या तो ब्लाइंड हैं या विजुअली इम्पेयर्ड हैं। ऑफ्थेमोलॉजी जर्नल में पब्लिश एक आर्टिकल के अनुसार 2010 में विश्व के 22.9% लोगों को मायोपिया था और ये संख्या 2050 तक बढ़कर 49.8% हो जाएगी। 25-26 साल बाद दुनिया की आधी आबादी को अपनी गिरफ्त में लेने वाला ये मायोपिया आखिर क्या है? क्यों ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है? क्या इसके प्रोग्रेशन को कम किया जा सकता है? इसका इलाज किस तरह किया जाता है और इसके ट्रीटमेंट की न्यू टेक्निक्स क्या हैं? इन सब क्वेरीज को आंसर करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल अग्रवाल। नमस्कार सर, आपका यूडेमोनिया क्वेस्ट में बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि मायोपिया क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, मायोपिया एक रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं हमारी भाषा में, जिसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। मतलब जिसमें आपको पास का साफ दिखता है और दूर का जो है वो धुंधला दिखता है। अगर मैं आंख के हिसाब से बात करूं तो आंख की जो शेप है वो नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए आपको दूर के लिए चश्मे की जरूरत होती है। इसको बोलते हैं मायोपिया। 2-3 तरह के चश्मे के प्रकार होते हैं। एक आपने मायोपिया की जिक्र किया, इस थोड़ा सा जिसमें आंख का साइज छोटा होता है उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। अधिकतर पॉपुलेशन में मायोपिया ज्यादा प्रेवलेंट है, मायोपिया ज्यादा पाया जाता है। सर, तो क्या ये किसी खास एज ग्रुप में होता है? देखिए, मायोपिया जो है वो बचपन से या छोटी उम्र में चालू होता है और उसका जो प्रोग्रेशन है, नंबर का बढ़ना जिसको हम बोलते हैं, वो 18, 20 या 21 साल तक होता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 20-21 साल तक नंबर स्टेबल हो सकता है। बट ये जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में नंबर उसी स्पीड से बढ़े। एक पेशेंट्स में जो 4-5 साल की उम्र में चश्मा होता है वही रहता है हमेशा। कुछ बच्चों में थोड़ा जल्दी बढ़ता है। तो ये कहना, ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। बट आजकल जैसे आप जानते हैं कि इंडोर गेम्स और टैबलेट का बहुत चलन है और आउटडोर एक्टिविटीज कम होती जा रही हैं। तो हमने देखा है, और खासकर पैंडेमिक के बाद जहाँ पर बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस थी, कि मायोपिया का जो प्रेवलेंस है बहुत ज़्यादा है और उनका जो प्रोग्रेशन है वो भी ज़्यादा है। तो हमारे पास जितने बच्चे माइनस में मायोपिया लेके आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है पैंडेमिक से पहले जितने आते थे उससे। इसका मतलब ये है कि स्क्रीन टाइम से जो है वो इसका कुछ कनेक्शन कोरिलेशन है स्क्रीन टाइम से। तो जितना आप उसको अवॉइड कर सकें, जितना ज़रूरी है, मेरी राय में वो बेटर रहेगा प्रोग्रेशन के लिए। हालांकि इसमें एज सच कोई प्रूवन स्टडी नहीं है, लेकिन अगर हम देखें पहले के डेटा और अभी के डेटा में तो प्रेवलेंस बहुत बढ़ गई है, क्योंकि इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सर, एक बात और होती है कि अगर जो छोटे बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए किसी का बड़ी एज में मायोपिया डिटेक्ट होता है, तो वो उसको कंपेयर कर सकता है कि मुझे पहले दूर का जो है वो साफ दिखाई देता था, अब नहीं देता। लेकिन अगर किसी छोटे बच्चे को होगा तो वो तो कंपैरिजन नहीं कर सकता। बच्चा तो ऑब्वियसली आपने से बिल्कुल सही कहा, बताएगा नहीं। कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखना है। जैसे अगर कोई बच्चा आपके साथ बैठा है कमरे में, टीवी देख रहा है और वो बिल्कुल पास जाके टीवी देख रहा है, या अगर कोई ड्राइंग बना रहा है या कुछ पढ़ रहा है अपनी बुक स्कूल की, तो बिल्कुल पास रख के पढ़ रहा है, इसका मतलब उसको पास से अच्छा दिख रहा है। उसी वक्त आपको मतलब शक हो जाना चाहिए कि इसको कोई चश्मे का नंबर हो सकता है, एंड दैट इज अ साइन कि आप उसको एक आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उसका पूरा चेकअप होगा। और सेकंड, जो हमने सबसे ज़्यादा बच्चे जिनको ट्रीट किया है मायोपिया के लिए, जिनको चश्मे का नंबर दिया है, वो घर पे डिटेक्ट नहीं हुए कि स्कूल में उनकी टीचर ने या उनके प्रिंसिपल ने कंप्लेन करी कि बच्चे को दूर से नहीं दिखता, इसको बार बार आगे वाली बेंच पे बैठाना पड़ता है। तो दैट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक साइन कि उसको पास का दिखता है।
तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है और वो डिटेक्ट कर सकती हैं उनके क्लासरूम में जितने बच्चे हैं, अगर परफॉर्मेंस गिर रहा है बच्चे का पीछे बैठ के और आगे बैठ के वो ज़्यादा अटेंशन दे रहा है किताबों पे या स्टडीज़ में, इसका मतलब हो सकता है कि बच्चा मतलब पढ़ाई में कमज़ोर नहीं है, उसकी आंखें कमज़ोर हैं। पर एक चश्मे के नंबर से उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। लेकिन सर ये तो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, इससे छोटे बच्चों में भी तो मायोपिया हो सकता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं 6 साल के ऊपर डिटेक्ट होते हैं। अगर मैं बोलूं कि 2 साल या 3 साल के बच्चे में डिटेक्शन वो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आए किसी और चीज़ के लिए और हम टेस्ट करते हैं तो डिटेक्शन पॉसिबल है। बट हमारी जो मशीनें हैं वो जिससे हम चश्मे का नंबर चेक करते हैं, जिससे हम आंखों का टेस्ट करते हैं, जनरली उनकी हाइट और विड्थ इतनी होती है कि बड़े बच्चों में ही वो फिट होते हैं। अगर आप 2 साल के बच्चे को लेके आएंगे तो वो ना तो वो करवाएगा टेस्ट। तो अभी तक प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा मुश्किल है 2 या 3 साल के बच्चे में मायोपिया डिटेक्ट करना। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर कोई नज़दीक से देख करके पढ़ रहा है तो उसमें मायोपिया हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों की आदत ही होती है कि वो नज़दीक से अपना मोबाइल किताब वगैरह लेके पढ़ते हैं। इससे क्या आँख को कोई नुकसान भी हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जो हम कहते हैं रीडिंग डिस्टेंस, मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता देता हूँ, वो 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अगर कमरे में लाइट अच्छी है और जो फॉन्ट्स हैं जिसमें आप जो भी लिखावट है वो साफ लिखी हुई है, 30 से 40 सेंटीमीटर है, तो आप थोड़ा सा अगर पास है थोड़ा सा दूर पड़े तो उससे आंखें कमजोर नहीं होंगी। एक मिथ है। यानी जैसे अभी आप कह रहे हैं लाइट अच्छी हो, तो जो पहले बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि कम रोशनी में मत पढ़ा करो, तो उससे जरूर आंख को कमजोर नहीं होती। ये एक्चुअली क्या है कि जितना भी कम लाइट होगी आपको ज्यादा जोर देना पड़ेगा, आपको फटीग ज्यादा आएगा और हो सकता है इससे आपको हेडेक रहे। और अंधेरे में टीवी देखते हैं जो लोग, उससे साइंटिफिकली इसका कोई रिलेशन नहीं है कि आंखें कमजोर हो जाएंगे अंधेरे में टीवी देखने से। वही है कि आपको जोर ज्यादा देना पड़ेगा और मसल्स फटीग हो जाएंगे और आपको हेडेक हो सकता है। सर अभी आपने कहा था आउटडोर एक्टिविटीज, मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि सन एक्सपोजर अगर अच्छा होता है तो उससे मायोपिया होने के चांसेस कम होते हैं। क्या ये बात ठीक? बिल्कुल नहीं। और इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सन को जैसे देखने में भी बहुत देर तक नुकसान हो सकता है। इनडायरेक्ट लाइट इज ऑलवेज गुड और उसमें यूवी लाइट्स होती हैं तो सीधे सन एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। उसमें रेटिना में डैमेज हो सकता है लंबे समय के बाद। सर अभी कुछ महीनों पहले मेरी एक फ्रेंड है, उसके बेटे को जिसकी उम्र कोई 5 साल के करीब है, उसको चश्मे का नंबर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया -3। अब उसको ऐसा लगता है कि बच्चे को चश्मा अगर लगवाऊंगी तो उसका नंबर बढ़ता चला जाएगा। और अब वो क्या करती है कि सुबह शाम कोई ना कोई सब्जियों के जूसेस और फ्रूट्स वगैरह उसे खिलाती रहती है और बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हैं, आई एक्सरसाइज वो करवाती है। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि विटामिन्स अगर खाते हैं तो उससे हम इस नज़र जो कम हो गई है उसको ठीक कर सकते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, सारे बहुत प्रेवलेंट और बहुत समय से चले आ रहे धारणाएं हैं। ये मैं मिथ भी कहूँगा, बट मैंने जैसे पहले भी कहा इनमें कोई साइंटिफिक रैशनल नहीं है। जितनी स्टडीज आई हैं आज तक उसमें कुछ भी खिलाने से या कोई भी डाइट मतलब मॉडिफिकेशन से चश्मे का बढ़ना या नहीं बढ़ना का कोई रिलेशन नहीं है। अगर चश्मे को बढ़ना होगा नंबर को विद एज तो वो बढ़ेगा। इट इज़ वेरी वेरिएबल। आप में हो सकता है कि बहुत धीरे बढ़े, मेरे बच्चे में बहुत जल्दी बढ़े, इसका कोई लॉजिक नहीं है। कुछ हेरिडिटरी रीजंस भी होते हैं जिनके पेरेंट्स के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं कि काफ़ी ऐसे बच्चे उनको नंबर ज़्यादा होता है। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स या इमीडिएट फैमिली में किसी के नंबर नहीं होता बट उनके फिर भी नंबर आ जाता है। सो इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक हेल्दी डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुए, कैरेट्स हुए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, इससे आंखों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। आप उस चीज़ को नंबर से कोरिलेट करें तो वो गलत होगा। जी सर, फिर ऐसा है जैसे कि वो अपने बच्चे को चश्मा नहीं लगवा रही है, तो ऐसा बहुत सारे बड़े लोगों में भी होता है। अगर उनका नंबर डिटेक्ट हो जाता है तो उसके बावजूद वो चश्मा लगाना पसंद नहीं करते, तो क्या इससे नंबर बढ़ सकता है? देखिए, चश्मा नहीं लगाने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो कुछ लोगों को शुरू में जिन्होंने कभी चश्मा नहीं लगाया उनको एक भार लगता है, उनको लगता है कि मैंने क्या पहन रखा है। तो सोशल इश्यूज भी होते हैं, उनको लगता है कि मैं एक सोशल गैदरिंग में अच्छा नहीं लगूंगा या मेरे लुक्स पे उसका प्रभाव पड़ेगा। बट आपका जो क्वेश्चन है कि इससे नंबर और बढ़ेगा, वो बिल्कुल गलत है। इसका नंबर से कोई संबंध नहीं है। अगर वो बढ़ना होगा, जैसे मैंने पहले कहा, वो बढ़ेगा। और चश्मा लगाने से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। बेसिकली क्या होता है, जो चीज आपने देखी नहीं होती है उसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं होता। तो जिनके ज्यादा मायोपिया होता है वो उनकी दुनिया एक बहुत सीमित दुनिया होती है, क्योंकि वो पास के देख पाते हैं। उन्होंने दूर की इतनी खूबसूरत दुनिया देखी नहीं होती। तो वो पहली बार जब चश्मा पहनते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि मैं क्या मिस कर रहा था या कर रही थी। तो
मेरा यही सुझाव है कि एक बार आप पहन के देखें, और एक बार उन लोगों ने चश्मा पहन लिया, पहली बात तो उसे चश्मा नहीं बढ़ेगा, नंबर नहीं बढ़ेगा, और दूसरी बात वो ये रियलाइज करेंगे कि मैं क्या मिस कर रहा था। सर कुछ लोगों को ये भी लगता है कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इनमें छपता रहता है कि नंगे पैर हरी घास पर चलना चाहिए, पैरों में सरसों का तेल घी की मालिश करनी चाहिए, इससे रोशनी बढ़ सकती है। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है सोशल मीडिया पे जी। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं साइंटिफिकली जो बात कह सकता हूँ, जो स्टडीज में प्रूवन हुई है और अभी तक जो प्रेजेंट हमारी नॉलेज है आज की तारीख, उसमें इन चीज़ों का कोई भी संबंध नहीं है इन बीमारियों से। सर हाई मायोपिया होता है तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? देखिए, मायोपिया एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं वेग टर्म है। तो उसमें अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 1 नंबर का चश्मा है तो वो भी मायोपिया की कैटेगरी में आता है। बहुत ज़्यादा हाई मायोपिया होता है तो 16 या 18 नंबर भी होता है, 20 नंबर भी होता है, तो उसको हम पैथोलॉजिकल मायोपिया भी बोलते हैं हमारी भाषा में। तो हर मायोपिया के मतलब बहुत अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो अगर हम बात करें कम चश्मे के नंबर की 1, 2 या 3, तो जनरली उनको नॉर्मल बिना नंबर वाले जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा कोई डिफरेंट सिम्टम्स नहीं होते, उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल होती है, सिवाय कि उनको बस एक चश्मा पहनना पड़ता है। बट ये अगेन बहुत वेरिएबल, ऐसा नहीं है कि जिनके कम नंबर हो उनको कभी कोई सिम्टम्स हो ही नहीं। बट अगर हम स्पेसिफिकली जाएँ, हाई मायोपिया में कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनका पेशेंट्स को स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो होता है फ्लोटर्स, ठीक है ना। फ्लोटर मतलब आँख के सामने काले धब्बे दिखना। काले धब्बे क्यों दिखते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। आँख जो होती है वो एक बॉल की शेप में होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बॉल है, ठीक है ना। ये बाहर से ऐसा दिखता है, अंदर से कट सेक्शन ऐसा है। तो किसी भी बॉल में आप देखेंगे अगर उसमें हवा नहीं होगी तो वो पिचक जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ह्यूमन आई में हवा तो होती नहीं है, तो इसमें एक जेली होती है। उस जेली मतलब एक जैसे आपने जैम खाया हो तो जैम की कंसिस्टेंसी वाली एक जेली होती है जो कि पानी से थोड़ी सी गाढ़ी होती है, वो जेली को बोलते हैं विट्रस। तो आँख में वो विट्रस जेली होती है जो कि उसकी शेप मेंटेन करती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जिनके आँख मतलब आई बॉल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, जिनको हाई मायोपिया होता है, उसमें वो जो जेली की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी पानी की तरह हो जाती है, तो वो बिल्कुल सॉलिड नहीं रहती या सेमी सॉलिड नहीं रहती। तो जो विट्रस जेली है अगर वो पानी की कंसिस्टेंसी में हो जाएगी तो दैट विल लीड टू फ्लोटर्स, मतलब काले धब्बे। तो वो विट्रस का एक पार्ट होता है, छोटे छोटे अंश होते हैं जो कि वो फ्लोट करते रहते हैं इस आई बॉल के अंदर। आपने ऊपर देखा तो वो ऊपर फ्लोट करेंगे, आपने नीचे या साइड में देखा तो वो उधर ही चले जाएंगे आँख की दिशा में, तो आपके सामने आएंगे। तो ये होता कुछ भी नहीं है, ये विट्रस जेली के कुछ अंश होते हैं। तो 90-95% केसेस में ये बिल्कुल हार्मलेस, मतलब इनका कोई प्रभाव नहीं है आपकी नज़र पे, सिवाय कि ये थोड़ा सा इरिटेट कर सकते हैं आपको। कुछ काले धब्बे आपके आँख के सामने बार बार आ रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर कोई सफ़ेद बैकग्राउंड हो, वाइट वॉल हो, सफ़ेद दीवार हो, तो आपको थोड़ी देर में इरिटेट कर सकते हैं। बट अधिकतर मरीज़ यूज्ड टू हो जाते हैं, इग्नोर करना सीखना है इनको। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं फ्लोटर्स के, बहुत सालों से आते हैं कि मैं ये फ्लोटर्स नहीं जा रहे। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की तारीख में फ्लोटर्स का मेडिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ लेजर्स आए थे फ्लोट्रेक्टमी करने के लिए, तो उनका ट्रायल हुआ था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए वो। अगर कोई पेशेंट है जिसको फ्लोटर्स इतना तंग कर रहे हैं कि उसकी जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल हैम्पर हो रही है, काम करने में दिक्कत हो रही है, उसको ड्राइविंग करने में दिक्कत हो रही है, तो और बहुत सालों से वो परेशान है, तो एक सर्जरी होती है फ्लोट्रेक्टमी। उसमें हम सर्जरी करके वो फ्लोटर्स हटा सकते हैं। बट आपको ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि कोई भी आँख की सर्जरी, खासकर रेटिना की सर्जरी जैसे कि फ्लोट्रेक्टमी में कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है, जैसे कि इसमें जो पर्दा है रेटिना वो हिल सकता है, जो आपकी वर्तमान रोशनी है, प्रेजेंट विजन, वो कम हो सकती है। तो अगर आपको बिल्कुल ही मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है और कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखता और आप उन फ्लोटर्स को इग्नोर नहीं कर पाते और आपने रिस्क और बेनिफिट उस ऑपरेशन के समझ लिए हैं कि भाई ये कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, तो ही आपको वो फ्लोट्रेक्टमी जैसे ऑपरेशन ऑप्ट करने चाहिए। वरना जैसे मैंने कहा मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट्स आर कंफर्टेबल और विल गेट कंफर्टेबल इन ड्यू कोर्स विद दीज स्मॉल फ्लोटर्स। सेकेंड बात, ये जो फ्लोटर है ये मैंने कहा विट्रस का एक अंश होता है, बट कुछ केसेस में सडन ऑनसेट फ्लोटर्स, मतलब एकदम से ये काले धब्बे बढ़ जाएं
बहुत सारे आए, एक दो तो आप इग्नोर कर सकते हैं बट बहुत सारे आए। इसका इंडिकेशन दूसरा भी हो सकता है कि ये पर्दे में कोई छेद हो गया हो, कोई चीरा लग गया हो जिसको हम रेटिनल टियर बोलते हैं, और उस वजह से कोई खून की धमनी जो कि रेटिना पे है उस प्रोसेस में फट गई हो, तो वो जो खून के धब्बे हैं वो आप फ्लोटर से कंफ्यूज कर सके। तो ये जो चीज़ है ये नॉर्मल फ्लोटर से अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि ये एसोसिएटेड है आपके रेटिना में ब्रेक, पर्दे में छेद से, और वो चीज़ एक तुरंत ट्रीट करने वाली बीमारी है। तो अगर आपके पास ऐसे सिम्टम्स हैं कि एकदम से बहुत सारे फ्लोटर्स आ गए हों, आपको हाई मायोपिया भी है और आपको ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल से ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है, तो आपको तुरंत एक रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाना है। आप जाएंगे रेटिना स्पेशलिस्ट के पास, आप उनको अपने सिम्टम्स बताएंगे, तो हम लोग जैसे रेटिना स्पेशलिस्ट हम क्या करते हैं, हम एक दवाई होती है जिससे आपकी जो पुतली है, जिसको इंग्लिश में प्यूपिल बोलते हैं, उसको हम डायलेट करते हैं, चौड़ा करते हैं, ताकि हम रेटिना देख सकें। रेटिना आपका पिछला हिस्सा होता है, आँख का पर्दा, उसको देखने के लिए हमें डायलेट करना पड़ता है। जब हम उस पुतली को डायलेट करेंगे तो हम आपका पूरा रेटिना देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिक मशीनों से। और अगर ऐसा कुछ छेद हुआ है रेटिना में तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर छोटा छेद है या बड़ा छेद है वो सब ट्रीटेबल है, उसका इलाज संभव है, और अगर सही टाइम पे इलाज हो जाए और वो छेद बंद हो जाए तो धीरे धीरे वो फ्लोटर्स भी कम हो जाएंगे, और आगे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि पर्दा हिलना या विजन परमानेंटली कम होना, वो भी उसका भी बचाव हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में थोड़ा सा और आपका वक्त लूँगा। तो जैसे मैंने कहा कि अगर एकदम से फ्लोटर्स बढ़ें तो उसमें ये एक साइन हो सकता है कि आपके रेटिना में छेद है या फिर टियर है, और अगर आप सही टाइम पे रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखा देते हैं तो वो टियर अपना साइज़ नहीं बढ़ाता है और उसको हम उसी स्टेज पे छेद बंद कर सकते हैं। एक मशीन होती है, लेज़र मशीन, उसमें आपको बैठना होता है, एक ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें भर्ती की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें कोई पट्टी भी नहीं होती, कोई टाँका भी नहीं लगता, कोई इंजेक्शन भी नहीं लगता, सिंपल एक ड्रॉप डलती है और 10-15 मिनट का काम होता है। तो उस छेद को हम लेज़र कर देते हैं, इससे आपका जो छेद का साइज़ का बढ़ने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। अगर आप ये लेज़र नहीं करवाते, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं पड़ेगा अधिकतर केसेस में कि ना तो दर्द होगा, सिर्फ आपको थोड़े से फ्लोटर्स आ सकते हैं और आपकी इनिशियल स्टेजेस में शुरुआती दौर पे आपकी रोशनी भी कम नहीं होगी। अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ और वो छेद अपने साइज़ बढ़ा लेता है तो जो आपका पर्दा है वो खिसक सकता है। इस बीमारी को हम बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। ये एक इमरजेंसी है, ये एक मेजर बीमारी है और रेटिनल डिटैचमेंट आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें साइंस होंगे। साइंस ये होंगे कि आपकी जो विजन है वो एकदम से कम हो जाएगी। अगर टोटल रेटिनल डिटैचमेंट है, मतलब पूरा पर्दा हिल गया, अगर सपोज एक भाग हिला है या आधा भाग हिला है, तो हो सकता है फिर भी आपकी विजन अच्छी रहे, लेकिन कुछ और सिम्टम्स या साइंस हैं जिससे आपको पता पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा है। जैसे कि आपको लगेगा कि मुझे आधा दिख रहा है, आधा साफ दिख रहा है, आधा धुंधला दिख रहा है, या आपको ऐसा लगेगा कि मेरे आँख के सामने एक पर्दा सा आ रहा है, एक कर्टन सा आ रहा है। तो ये साइंस हैं कि रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। अगर रेटिनल डिटैचमेंट हुआ है तो ये टोटल नहीं है, ये आंशिक है, पार्शियल है, और चाहे वो आंशिक हो चाहे वो टोटल हो, उसका ट्रीटमेंट एक ही है, ऑपरेशन। और इस स्थिति में आपको तुरंत दिखाना है और रेटिनल चेकअप के बाद आपको एडवाइस देंगे आपके रेटिना स्पेशलिस्ट इसका ऑपरेशन कब कराना है। जनरली ये एक इमरजेंसी होती है और जितना जल्दी आप सर्जरी कराएंगे, जो कि एक मेजर सर्जरी होती है, उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपने अभी बताया इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, रेटिनल डिटैचमेंट, टियर, डायग्नोसिस का भी। इसके अलावा क्या क्या टेक्निक्स हैं जो डायग्नोसिस में आजकल यूज़ की जा रही हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है आजकल। तो जब हम पढ़ाई करते थे और जब हमारी ट्रेनिंग हुआ करती थी, तो हम, जैसे मैंने बताया आपको, कि पुतली फैलाते थे और एक हमारे पास मैनुअल तरीका होता है इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी, जो कि एक लाइट सोर्स होता है जो हम सर पे रख के चेकअप करते हैं रेटिना का, और वो अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब सबसे प्रिसाइज वही है। लेकिन आजकल आप देखते हैं किसी भी क्लिनिक में जाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, भीड़ बहुत होती है, और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि पुतली डायलेट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, उसमें 1.5 से 2 बल्कि 3 घंटे भी लग सकते हैं कई बार एक हैवी ओपीडी में। और दूसरा उसका एक ड्रॉबैक ये रहता है कि जब पुतली आपकी फैल जाती है तो आपको थोड़ा सा कुछ घंटों तक धुंधला दिखेगा, और कुछ पेशेंट्स डे टाइम में आते हैं, उसमें आपको ड्राइविंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए अब आजकल हमारे पास कैमराज आ गए हैं, वाइड फील्ड कैमराज, जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले कैमराज हैं। हमारे पास जाइस क्लैरस है,
जिससे बिना पुतली फैले हुए भी या बिल्कुल मिनिमम पुतली फैले हुए भी पूरा रेटिना का स्कैन हो सकता है मात्र 4-5 सेकंड में। और हालांकि अगर आप कंपैरिजन करें तो अभी भी मैं मानता हूं कि इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी जो मैनुअल है वो बिल्कुल प्रिसाइज है, बट एक स्क्रीनिंग टूल के तौर पे ये जो कैमरा फोटोग्राफी है, वाइड फील्ड फोटोग्राफी, ये बहुत ही उत्तम तकनीक है। इससे हम बहुत ही कम समय में बिना डायलेट करे पूरा रेटिना का फोटो ले सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, और अगर हमें डाउट हुआ 1% भी कि कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर द लेंथियर प्रोसेस। बट अधिकतर केसेस में जैसे मैंने बताया कि सब कुछ नॉर्मली होता है, इट्स अ वेरी गुड स्क्रीनिंग टूल, इट्स फास्ट, और आप घर जा सकते हैं तुरंत। स्पेसिफिकली जिनको भी नंबर है और मायोपी है उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारे पास ये कैमरास पहले भी थे, बट जो पुराने कैमराज हैं उसमें बहुत ही कम एरिया आता था और उसको पीपल को डायलेट भी करना पड़ता था, तो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 डिग्री रेटिना का जो एरिया है वो आता था। और ये जो नए कैमराज हैं जो क्लैरस है, उससे हम ऑलमोस्ट 200 डिग्री रेटिना देख सकते हैं। तो देयर इज़ अ ह्यूज लीप इन टेक्नोलॉजी एंड डायग्नोसिस ऑफ मायोपिया दीज डेज। तो किसी को भी मायोपिया जिसको 4 नंबर है, 5 नंबर है, अगर उसके सिम्टम्स नहीं भी हों, मेरी एडवाइस यही है, अगर फ्लोटर है नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है, हर 6 महीने में रेटिना चेकअप कराना है। और मैं इसको और एक्सटेंड करूंगा इस एडवाइस को, जिसको हाई मायोपिया है, जिसको 8 या 10 नंबर से ज़्यादा है, उसको मैं हर 3 महीने में देखना चाहूँगा, इवन इफ़ देयर आर नो सिम्टम्स। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया, ये सारे जो पर्दे की बीमारियाँ हैं, अधिकतर केसेस में कोई दर्द नहीं होता, कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो पेशेंट को पता ही नहीं पड़ता कि अंदर क्या चल रहा है। तो अगर छोटा सा छेद बन भी गया, आपको पता ही नहीं पड़ेगा वो अंदर है, और वो कोई भी नहीं देख पाएगा सिवाय कि एक रेटिना स्पेशलिस्ट के, उसकी जो मशीन्स हैं उससे। और अगर वो सही टाइम पर डिटेक्ट हो गया तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट हो सकता है, एंड यू कैन बी प्रिवेंटेड ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, विजन थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस। सर, लोग चश्मा लगाना पसंद नहीं करते, वैसे मैं तो चश्मा लगाती हूँ सालों से, लेकिन अगर जो चश्मा नहीं लगाना चाहते उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? मायोपिया के बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो और आपको मायोपिया डिटेक्ट होता है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको या तो चश्मा लगाना पड़ेगा या आपको कॉन्टैक्ट लेंस लगाना पड़ेगा। सबसे सिंपल और सबसे सेफ तरीका तो मैं चश्मा ही मानता हूँ, क्योंकि हैसल फ्री है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और अधिकतर लोग बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं चश्मा। जिनके बहुत ज़्यादा नंबर है, जैसे 10, 11, 12, उनके कई बार हम कॉन्टैक्ट लेंस भी एडवाइस करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस कम नंबर में भी दिए जा सकते हैं, बट थोड़ी सी कॉन्टैक्ट लेंस में मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, उसको सोल्यूशन में रखना, उसका हाइजीन का ध्यान रखना। तो हम एडवाइस ये भी करते हैं कि आप चश्मा पहने। अगर आपको चश्मा बिल्कुल सूट नहीं करता है तो आप कॉन्टैक्ट लेंस, बिल्कुल आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, वो भी पहन सकते हैं। या आप हाइब्रिड भी कर सकते हैं कि जैसे आप ऑफिस में जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं या घर पे हैं तो चश्मा पहन लीजिए, कोई सोशल ओकेजन हो तो उसमें आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हो उस नंबर का। तो ये तो हो गए मायोपिया करेक्शन डिवाइसेस। और आपको परमानेंटली अगर चश्मा हटाना है तो फिर वो एक एज के बाद ही होगा, वो 18 या 19 साल में जब आपका नंबर स्टेबल हो जाएगा। नंबर बढ़ता रहता है, जनरली 18 से 20 साल में स्टेबल हो जाता है। तो उस एज में जब आपका नंबर आगे नहीं बढ़ेगा या उसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी, तो हम लेज़र विजन करेक्शन कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी तकनीक होती हैं, क्लासिक की, स्माइल की, इनसे आप चश्मा परमानेंटली हट जाता है। टेक्निक्स बहुत अच्छी हो गई हैं, हाई नंबर भी हट सकता है, बट ये एक अलग टॉपिक है और बहुत वास्ट टॉपिक है, तो ये हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। सर, वैसे अभी कॉन्टैक्ट लेंस का आपने जिक्र किया, ये क्या सबको सूट कर जाते हैं क्या कॉन्टैक्ट लेंस, या कुछ ऐसा भी होता है कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट लेंस से दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। किसी की ड्राइनेस है, सपोज आंख में शुष्कपन है, मतलब अगर आंसू कम बनते हैं, कई पेशेंट्स में होता है जिनके ड्राइनेस की क्रॉनिक प्रॉब्लम रहती है या एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, वो कॉन्टैक्ट लेंस ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो ये सब्जेक्टिव होता है। आप एक बार कॉन्टैक्ट लेंस पहनेंगे, आपको कुछ दिनों में पता पड़ जाएगा कि वो कंपैटिबल है या नहीं है और आपको कंफर्टेबल है या नहीं है। बट मैं एडवाइस करूंगा कि जिनके एलर्जी है, जिनके एक्सेसिव ड्राइनेस है, आंखों में खुजली और पानी ज़्यादा रहता है, उसमें कॉन्टैक्ट लेंस ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। सर, एक लेज़र के बारे में मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी, क्या लेज़र भी सब लोगों की आंखों में किया जा सकता है? मैंने कहा ना, लेज़र एक बहुत बड़ा टॉपिक। इस को शॉर्ट में अगर मैं आंसर करूँ तो ऐसा नहीं है कि आप आएंगे और वो लेज़र हो जाएगा, उसमें बहुत सारे टेस्ट इन्वॉल्व हैं। उसमें हम आपकी कॉर्निया की थिकनेस भी मेजर करते हैं, पुतली जिसको बोलते हैं, उसमें हम आपका रेटिना भी चेक करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें सेफ हैं तो ही हम लेज़र करते हैं। अगर आपका रेटिना बहुत कमज़ोर है, अगर आपकी कॉर्निया यानी कि पुतली बहुत पतली है, तो हो सकता है कि आप लेज़र के लिए फिट ना हो।
सर जैसे आपने बताया कि लेज़र अलग टॉपिक है, वो बात करेंगे, बट बहुत शॉर्ट में मैं जानना चाहूँगी, जैसे पेरेंट्स को ये बड़ी चिंता रहती है कि बच्चों का नंबर बढ़ रहा है, बहुत सारे बच्चे चश्मा वगैरह लगाना नहीं चाहते, कॉन्टैक्ट लेंस उन्हें सूट नहीं कर रहा मान लीजिए, तो फिर क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है बच्चों के लिए? देखिए आजकल है ना, अगर आप 10 साल से कम वाले बच्चों की बात करें तो बहुत सारी स्टडीज आ गई हैं जिसमें 0.01% एट्रोपिन होता है, एक ड्रॉप होती है जो कि बहुत ही डाइल्यूटेड कंसेंट्रेशन में, ये ड्रॉप हम एडल्ट्स में भी डालते हैं रेटिना चेकअप के लिए, उसी का एक वर्जन आया है जो कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है 0.01%, उसको हम रात को प्रिस्क्राइब करते हैं, एक ड्रॉप डालना दोनों आंखों में, और उससे बहुत सारे अभी स्टडीज आई हैं और ये प्रूव हुआ है कि नंबर का बढ़ना कम हो जाता है या स्लो हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस ड्रॉप डालने से चश्मा हट जाएगा। अगर आपके बच्चे के नंबर है, अगर आप ये रात को एक बार डालते हैं 14-15 साल की उम्र तक, तो उसका जो नंबर का प्रोग्रेशन या तो नहीं होगा या उसकी स्पीड, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। तो आजकल हम वो प्रिस्क्राइब करते हैं 0.01% एट्रोपिन, बहुत सारी कंपनी बनाती हैं। जी थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी व्यस्तता के बीच हमें इतना समय दिया, और मायोपिया और भी इससे जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह, उनके बारे में हमें जानकारी दी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। मुझे सर से बात करके मायोपिया से जुड़ी बहुत सी बातें समझ आई, आपको भी ज़रूर कुछ न कुछ नया जानने सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए यूज़फुल हो सकती है तो इसे शेयर भी कर दीजिए। हेल्थ से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।